नमस्कार। आज हम जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी समझते हैं कि कैसे पुर्तगाली भारत आए और फिर लगभग 450 सालों तक यहीं टिके रहे और जाते जाते अपने पीछे एक बहुत ही गहरी छाप भी छोड़ गए। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर यूरोप का एक छोटा सा देश भारत में 450 साल तक अपनी पकड़ कैसे बनाए रख सका। ये कहानी है जबरदस्त स्ट्रैटेजी की, हिम्मत की और जीत की। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये तीन लोग, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अफोंसो डी अल्बुकर्क और नेनो दा कुन्हा। असल में इन्हीं तीनों ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए एक एक करके इनकी एकदम अलग अलग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस एम्पायर की नींव रखी कैसे गई। तो सबसे पहले मिलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। ये थे भारत में पुर्तगाल के सबसे पहले गवर्नर और इन्हें यहाँ एक बहुत ही खास मिशन पर भेजा गया था। अच्छा, अल्मेडा की स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की थी। उनका फोकस ना जमीन पर कब्जा करना था ही नहीं, उनका मकसद था समंदर पर राज करना। इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का दबदबा हो। और कार्टा सिस्टम, अरे वो तो समझिए समंदर का एक तरह का टोल टैक्स था। वहां से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज को एक लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अल्मेडा के बाद खेल के नियम पूरी तरह से बदलने वाले थे और अब एंट्री होती है अफोंसो डी अल्बुकर्क की। सच कहें तो इन्हें ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट माना जाता है। देखिए, अल्बुकर्क की सोच अल्मेडा से एकदम अलग थी। वो समझ गए थे कि असली पावर सिर्फ समंदर से नहीं, जमीन से भी आएगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो अरब व्यापारियों को हिंद महासागर से बाहर किया और फिर एक बड़ी अनोखी पॉलिसी अपनाई। उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए इंकरेज किया। क्यों? ताकि यहीं पर एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो सके जो पुर्तगाली साम्राज्य के लिए वफादार हो। और अल्बुकर्क के इस पूरे ग्रैंड प्लान के सेंटर में था गोवा, एक ऐसी लोकेशन जो स्ट्रैटेजिकली एकदम परफेक्ट थी। लेकिन गोवा को जीतना भाई कोई आसान काम नहीं था, ये तो पूरा एक ड्रामा था। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, लेकिन सुल्तान ने भी बड़ी फुर्ती से उसे वापस ले लिया। पर अल्बुकर्क हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दोबारा अटैक किया और इस बार गोवा हमेशा के लिए पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और जानते हैं, इस जीत का मतलब बहुत गहरा था। जैसे ही गोवा हाथ में आया, समझ लीजिए कि दक्षिण पश्चिम तट पर पुर्तगाली नौसेना की बादशाहत पर पक्की मुहर लग गई। तो अब गोवा नया सेंटर बन चुका था और सारी सत्ता यहीं से चलने वाली थी। तो अब सीन में आते हैं नेनो दा कुन्हा। इनका काम क्या था? इनका काम था अल्बुकर्क की बनाई हुई नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना। कुन्हा ने कुछ बहुत बड़े और डिसाइसिव स्टेप्स लिए। सबसे बड़ा फैसला क्या था? राजधानी को कोचिन से सीधा गोवा शिफ्ट करना। बस इस एक मूव ने गोवा को पुर्तगाली इंडिया का पावर सेंटर बना दिया। इसके अलावा उन्होंने हुगली और दीव जैसे नए अड्डे बनाकर अपने एम्पायर को और भी फैलाया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाई और सियासत की ही नहीं है। पुर्तगालियों ने भारत पर एक ऐसा कल्चरल इम्पैक्ट डाला जिसके निशान हमें आज भी दिखाई देते हैं। आपको पता है, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। सिर्फ यही नहीं, इंडिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस भी वही लेकर आए। और तो और, जो भारतीय औषधीय पौधे हैं उन पर पहला साइंटिफिक काम भी उन्हीं की देन है। वो साल था 1556। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस ने काम करना शुरू किया। सोचिए, इसने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को फैलाने में एक तरह की क्रांति ही ला दी। अच्छा, इस पूरे एम्पायर के दो बहुत मजबूत पिलर थे, एक धर्म और दूसरा व्यापार। एक तरफ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जैसे मिशनरी थे जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कालीकट, कोचीन, हुगली जैसी जगहों पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाकर वो अपनी इकोनॉमिक पकड़ भी मजबूत कर रहे थे। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक डार्क साइड है। एक ऐसा पहलू जहां व्यापार नहीं बल्कि सिर्फ लूटपाट और क्रूरता थी। उनका जो हुगली का अड्डा था ना, वो बंगाल की खाड़ी में पायरेसी यानी समुद्री डकैती का गढ़ बन गया था। पुर्तगाली पायरेट्स बंगाल और अराकान के तटों पर रीतिमत कहर बरपा रहे थे। आखिरकार 1632 में उनकी इस लूटमार से तंग आकर मुगल बादशाह शाहजहां ने एक्शन लिया और हुगली की इस पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। अच्छा, इन्हीं समुद्री डाकुओं के जो वंशज थे उन्हें फिरंगी कहा जाने लगा। ये लोग पूर्वी बंगाल के तटों पर एक लंबे समय तक आतंक का दूसरा नाम बने रहे
और यह सिलसिला तब तक चला जब तक कि 1665 के आसपास बंगाल के मुगल वायसराय ने इनका पूरी तरह से सफाया नहीं कर दिया। तो सवाल आखिर में यही आता है कि इस साम्राज्य को कैसे याद रखा जाए। एक तरफ तो तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और नई टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ है समुद्री डकैती और आतंक। ये एक ऐसी डबल साइडेड लेगेसी है जो हमें पुर्तगालियों के इस कॉम्प्लेक्स इतिहास पर सोचने को मजबूर करती है। और शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ में छिपा है।